नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए उषा महाजन जी की एक और कहानी रास्ता इधर भी नहीं सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं कहानी रास्ता इधर भी नहीं। वे दोनों बरसों बाद मिल रहे थे। ये नहीं कि उन दोनों ने शहर छोड़ दिया था और अब अचानक ही यहाँ आए हों और अकस्मात उनकी मुलाकात हो गई हो। दरअसल पुरुष तो यहीं पढ़ा लिखा, नौकरी में लगा, प्रेम में पड़ा, दाम्पत्य में बंधा और यहीं जीविकोपार्जन कर रहा था। स्त्री अवश्य विवाह के बाद अन्यंत्र जा बसी थी, पर मायका उसका यहीं था और गाहे बगाहे वो यहाँ आती रहती थी। अमूमन जैसे लड़कियां शादी के बाद अपने माता पिता के पास आती रहती थी, पर इस तरह इससे पहले उसने पुरुष से संपर्क कर कभी यूँ अकेले में मिलने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि शादी के बाद उसने तय कर लिया था कि वो उसे भुला देगी, पूरी तरह से अपने जीवन से उसका अस्तित्व मिटा देगी। आखिर वो एक भारतीय नारी थी। शादी के बाद पति ही जिसका सब कुछ होता है, उसके सिवा किसी और पुरुष का विचार भी मन में नहीं आना चाहिए। यद्यपि शादी तय होने पर वो खासा ना नुकुर करती रही थी, पर एक बार मन को समझा लेने के बाद वो परिवार वालों के आदेशों पर चलने लगी थी। दुनिया भर के धार्मिक अनुष्ठानों के बाद उसकी मनस्थिति में बदलाव आता गया था। वो समझने लगी थी कि माता पिता ने उसके लिए जो वर ढूंढा था वो हर लिहाज से उसके प्रेमी से बढ़कर ही है। शक्ल सूरत में, पद प्रतिष्ठा में। उसकी आंखों में पति और परिवार के साथ नए जीवन को लेकर सुनहरे सपने बिछने लगे थे। पर हाय रे विवाह की विडंबना। लाखों रुपए सुहाकर उसके पिता द्वारा खड़े गए विवाह मंडप के शामियानों के बांस भी नहीं उतरे थे कि नए घर में उसके सपनों के महल ढहने लग गए थे। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था वो समझ नहीं पा रही थी, और तमाम बाधाओं के बावजूद इसी कोशिश में जुटी थी कि आखिर क्या प्रयास करे कि ससुराल वालों को उसकी कद्र हो। बहरहाल वो क्या समझती, वो क्या जानती कि अपने यहाँ नववधुओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार का कोई कारण नहीं होता। ये मनोवैज्ञानिक लड़ाई तो दरअसल परिवार में उसे और उसकी अधीनस्थ और परवरिश की स्थिति को कबूल करवाने की एक साजिश होती है। ससुराल में परवशता के प्रशिक्षण की इस प्रक्रिया से लगभग हर हिंदुस्तानी औरत को गुजरना होता है। लेकिन हमारी कहानी की स्त्री कुछ विद्रोह नहीं निकली। कुछ एक सालों तक करवा चौथ का व्रत रखने के बावजूद जब उसके पक्ष में स्थिति नहीं बदली, तो उसने पति से गुप्त प्रतिशोध लेने की ठान ली। बेरहम मर्द से प्रतिशोध लेने का सबसे आसान तरीका उसे यही लगा कि उसकी मर्दानगी को ललकारा जाए। उसे अपने पुराने प्रेमी की यादें ताज़ा हो आईं। उसे याद आया कि कितनी ही बार वो उसे उस प्रतिषिद्ध स्थान पर ले जाने को आतुर हुआ था जहाँ वे निश्चिंत होकर तन मन की सीमाएं तोड़ सके। पारिवारिक मर्यादाओं और शील के नियम कानूनों का हवाला देते हुए वही कभी राजी नहीं हुई थी। पर अब कैसा शील और कौन सी मर्यादाएं। तन मन तो उसका तार हुआ ही पड़ा था। शायद वे उसके प्रतिशोध का मोहरा बनने के ही काम आ जाए। पतिगृह में जब जब जीवन दूभर होने लगता, वो बाल बच्चों समेत माता पिता के घर उस शहर लौट आती। उसके लिए न सही बाल बच्चों के नाम पर ही पति उसे बीच बीच में फ़ोन करता और एक सीमा के बाद विद्रोह सहने के उपरांत उसे वापस लेवा ले जाता। कुत्ते के दुम की तरह कुछ दिनों बाद मामला फिर टेढ़ा का टेढ़ा। बुनियादी बात यह थी कि वो शख्स स्त्री का आदर करना जानता ही नहीं था। नौकर चाकर की आदत हो जाए तो आदमी उसके बिना नहीं रह सकता। कुछ कुछ उसकी भी हालत पत्नी के बिना ऐसी ही हो जाती थी, और जब वो साथ रहती तो उसकी स्थिति नौकरों से भी बदतर होती। पर इस बार स्त्री ने बेचारगी का लबादा पूरी तरह उतार फेंकने का फैसला लेकर ही पितृगृह में कदम रखा था। कुछ मेहनत मशक्क़त के बाद उसने अपने पूर्व प्रेमी का मौजूदा पता, ठिकाना, फ़ोन, मोबाइल सब पता कर लिया, और संपर्क साधने के बाद अब वो उसके साथ रेस्तरां कम लवर स्टैंड के उस अंधेरे कमरे में बैठी हुई थी जहाँ शादी से पहले उसकी अनगिनत मिन्नतों खुशामदों के बाद भी वो नहीं आई थी। दोनों ने अपने अपने मोबाइल सामने मेज़ पर रखे हुए थे। पुरुष का बस चलता तो वो उसे स्विच ऑफ करके रखता, क्योंकि बॉस और कस्टमर उसे शौचालय में भी दम नहीं लेने देते थे। आखिर कंपनी का कस्टमर केयर मैनेजर था वो। कब किसकी शिकायत आ जाए और कब बॉस महाराज का बुलावा ताकीद कर दें। फिर पत्नी के संशयों संदेहों की आग में घी का काम। कहाँ थे, क्यों बनता फ़ोन, किसके साथ थे। स्त्री की मनस्थिति इतर थी। इस बार जितनी भयानक धमकी के साथ वो घर छोड़कर आई थी, पति कुछ डर सा गया था। किसी न किसी बहाने दिन में 10 दफ़ा वो उसका मोबाइल खड़काता जा रहा था। स्त्री का जी चाह रहा था कि इसी वक्त उसका फ़ोन आए
और वो मोबाइल ऑन छोड़ दे और अपनी और सामने बैठे अपने पूर्व प्रेमी की बातें सुनने दे खुलकर। यही मुकम्मल सज़ा होगी उसकी। सुनैना, इस बीच तुम्हें क्या एक बार भी मेरी याद नहीं आई? तुम इतनी बार इधर आती रही, पर तुमने इससे पहले कभी। पुरुष की आंखों में कितना सच था, कितनी बनावट, धीमे प्रकाश में वो समझ नहीं पा रही थी। वैसे भी उसने अभी तक उससे नज़रें नहीं मिलाई थी। आंखें नीचे किए हुए ही उसने जवाब दिया, याद तो आती थी हर उस क्षण जब मुझे लगता था कि मैंने गलत फैसला ले लिया। मैंने तुम्हारे साथ और अपने साथ भी अन्याय किया था, पर इतने दिनों तक तो अपने फैसले को सही ठहराने की कोशिश में ही लगी रही। इसी बीच तुमसे मिलती तो अपराध बोध से ग्रस्त रहती कि मैं उनसे दगा कर रही हूँ, पर अब जो मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ तो पूरी तरह से निश्चिंत होकर, नया फैसला लेकर। निश्चलता के साथ स्त्री ने अपने भीतर का सारा लावा पुरुष के समक्ष डबडबाई आंखों से बाहर डाला था। मेरी भी क्या जिंदगी है, पुरुष ने भी खुद को उतना ही लाचार और व्यथित साबित करने की प्रक्रिया में कहा। ये शादी तो मैंने बस घर वालों की खुशी के लिए की, मन में तो तुम ही बसी रही। वैसे भी पत्नी को मुझसे क्या पैसा कमा कर देता रहूं बस। एक दूसरे के बिना बताए वर्षों की अनकही कहानियां वे दोनों साझा करते रहे। स्त्री रह रह कर अपने मोबाइल को देखती और चाहती कि उसके पति का फ़ोन आए और वो उसे बताए कि इतनी रात गए वो किसी के साथ घर से बाहर थी। कोई था जो उसका विकल्प बन सकता था, पर फ़ोन को नहीं घनघनाना था सो नहीं बजा। पुरुष ने मेज़ पर पलटी धरी स्त्री की हथेली को अपने दोनों हाथों में लिया और उसे चूमते हुए उसकी आंखों में झाँका। आई स्टिल लव यू सुनैना। पल भर के लिए स्त्री अपने सारे दुख दर्द भूल गई। अपनी दूसरी हथेली भी पुरुष के हाथों में देते हुए मानो वो जताना चाह रही थी वो पूर्ण समर्पण के लिए तैयार थी। पुरुष अपनी कुर्सी से उठकर उसके बगल में आ बैठा। सीमाएं पार करते हुए फुसफुसाया, तुम नहीं जानती सुनैना, मैंने अपने जीवन में तुम्हें कितना मिस किया। शादी तो मैंने बस ऐसे ही। स्त्री ने भाव विभोर होकर नेत्र मूंदे ही थे कि मेज़ पर धरे मोबाइलों में से एक बज उठा। तुम्हारा है, हड़बड़ाते हुए सजग हुई। उसे चुप रहने का संकेत देते हुए पुरुष ने मोबाइल उठाया। उसके चेहरे पर तेजी से उड़ती हवाइयों को स्त्री कम रोशनी के बावजूद देख समझ पा रही थी। स्त्री के मुंह को अपनी हथेली से लगभग ढांपते हुए वो फ़ोन करने वाले को समझाने लगा था। हाँ हाँ, बस निकलता हूँ अभी 5-10 मिनटों में, एक क्लाइंट के साथ हूँ। हाँ बस मीटिंग ख़त्म होने ही वाली है, उसने हकलाते हुए कहा। स्त्री के मन में एक भाव आया, एक गया। उसकी आंखों की रंगत एकदम बदल गई। साड़ी का पल्लू सहजते हुए उसने मेज़ से अपना सेलफोन उठाया, पर्स में रखते हुए खड़ी हुई। शर्मिंदगी और बेबसी से उसका पोर पोर दहक रहा था। ऐसा अपमानित तो उसने तब भी महसूस नहीं किया था जब उसका पति उसके साथ दरिंदगी किया करता था। बैठो ना अभी कुछ देर, याचना करते किंग कर्तव्य मोड़ से पुरुष की गिरफ्त से निकलते हुए स्त्री ने सिर्फ इतना ही कहा, मैं तुम्हारे क्लाइंट नहीं हूँ, समझी। सड़क पर आकर 3 व्हीलर को रोकते हुए उसकी आंखें धुंधलाई हुई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे किस तरफ जाना है। तो ये थी आज की कहानी, रास्ता इधर भी नहीं। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।